यह जो ग्रंथ पुस्तक है रेशनलिस्ट मर्डर्स, इसका यहाँ पर आज विमोचन हुआ। यह पुस्तक आप यहाँ अधिवेशन के जो नीचे भोजन कक्ष है वहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में जो वामपंथियों की हत्याएं हुई, उन हत्याओं के झूठे आरोपों में हिंदुत्वनिष्ठों को फंसाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसके परिणाम स्वरूप सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति, श्रीराम सेना ऐसी संगठनों के कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर उन्हें जेल भेजा गया, जो आज भी कारावास में हैं। डॉक्टर अमित थडानी जी 10,000 पन्नों की केसेस की 4 शीटों का पूरा अभ्यास उन्होंने किया। उसके आधार पर हिंदुत्वनिष्ठों को फंसाने का षड्यंत्र किस प्रकार पनप रहा है उसके उन्हें ध्यान में आया। इसलिए यह उनकी तड़प हुई, उनकी लगन हुई कि यह जो सत्य है वो सभी के सामने जाना चाहिए। हिंदू संगठनों का जो दमन आरंभ है वह रुकना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अत्यंत मेहनत से यह पुस्तक को लिखा है। रेशनलिस्ट मर्डर्स की सत्य, इस विषय पर डॉक्टर अमित थडानी जी हमारा संबोधन करेंगे। उनका हम परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर अमित थडानी जी 2 दशकों से अधिक समय से मुंबई और नई मुंबई में अभ्यास करने वाले एक प्रसिद्ध जनरल सर्जन हैं। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चेंबूर शाखा के पूर्व अध्यक्ष हैं। कई डॉक्टरों के निकाय के आप प्रमुख सदस्य हैं। सामाजिक गतिविधियों में आप अत्यंत अभ्यासपूर्वक सहभागी होते हैं। आपका एक एनजीओ है जो लगभग 300 बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता है। भारत और नेपाल में जब आपदा आई थी तो ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 10,000 से अधिक रोगियों का आपने मुफ्त इलाज किया था। आप अभ्यासु लेखक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। मैं अमित थडानी जी से विनती करती हूँ कि वे हमारा संबोधन करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो एकदम जड़ से जुड़े हुए जो ज़मीन पर काम करने वाले हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और इसीलिए ये किताब काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए कि क्या अड़चनें हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और जब कोई हिंदुत्वनिष्ठ कार्य करते हैं तो उनको किस तरीके से टारगेट करके उनको किस तरीके से फंसाने की कोशिशें की जाती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो नैरेटिव चलता है मीडिया में कि आर्टिकल्स छपते हैं कि ये फ़लाने आदमी को यहाँ पर किया गया, ये फ़लाने आदमी ने ये काम किया, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये मैं एक सर्जन हूँ, मैंने ये सब क्यों पढ़ा, क्योंकि ऐसे ही एक हम मीटिंग में थे मुंबई में। वहाँ पर मैं वीरेंद्र जी को मिला और हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये दाभोलकर हत्या में जो हिंदुत्वनिष्ठों को गिरफ्तार किया है, ये क्या बात है। तो उन्होंने मुझे ऐसे, ये 2020 की बात है, तो उन्होंने उस समय बताया कि ये हर 2-3 साल में 2 लोग को पकड़ के ले आते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों ने खून किया है। ऐसे 3 बार लोग बदल चुके हैं अब तक। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल कर रही है, तो हम तो ये समझेंगे ना कि ये आदमी ने सचमुच कुछ किया है, उनके खिलाफ सबूत है, सबूत के बिना पर आपने चार्जशीट दाखिल की है, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद आप दूसरी चार्जशीट दाखिल करते हैं जिसमें दूसरा कोई आप नाम दे देते हैं। तो मुझे बड़ा अचरज लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये सच है, आप देख लीजिए खुद ही। तब से ये बात शुरू हुई और मैंने देखना शुरू किया, तो मैं काफ़ी अचंभे में पड़ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर। तो पहले तो ये जान लें कि ये 4 लोग थे कौन जिनके ऊपर ये किताब लिखी हुई है। तो ये 4, एक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर थे जो अपनी एक संस्था चलाते थे, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। वो भी डॉक्टर थे और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए जो हिंदू विरोधी जिनको कहा जा सकता है। उन्होंने कोर्ट में केस भी दाखिल किया कि गणेश चतुर्थी में जो गणपति भगवान होते हैं उनकी मूर्ति की हाइट 6 इंच से ज़्यादा नहीं परमिशन दी जाए।
उन्होंने बहुत सारे साधु संतों के ऊपर भी अपने 20-25 लोग लेके पहुंच जाते थे उनको निचला दिखाने के लिए। बहुत सारे ऐसे उन्होंने कार्य किए थे और वो दूसरे भी कार्यों में थे, जैसे जाट पंचायत का जो जातिवाद है उसके खिलाफ उस समय काम कर रहे थे। जब उनकी हत्या हुई तो उनकी हत्या पूना में हुई थी। वो सुबह टहलने निकले थे, 2 लोग आए, उनको गोली मारी और निकल गए। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो ज़्यादा मुसीबत वाला काम था, बिकॉज उसमें जब भी जो सरकार है उस समय वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इनको इनके विचारों के लिए मारा गया है और आपकी इन्वेस्टिगेशन तो अब तक शुरू भी नहीं हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के पहले ही आपने बोल दिया कि गोडसेवादी ताकतों ने इनका हत्या की है, तो आपके जाहिर है कि आपका इन्वेस्टिगेशन तो आप उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे बाद में। अभी ये दूसरे पर्सन थे, एक वामपंथी लीडर थे गोविंद पंसारे, जो कोल्हापुर में थे। इनकी 2015 में हत्या हुई थी और वो तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ही थे, जो सब कार्य पॉलिटिशियन करते हैं, अलग अलग एजिटेशन में भाग लेना, वो सब करते थे। उनको और उनकी धर्मपत्नी को उनके ही घर के बाहर गोली मार दिया गया था। उनकी मिसेस बच गई और उनको डॉक्टर्स बचा नहीं सके और उनका देहांत हो गया। उसके बाद में कोई भी उनको संदिग्ध मिला नहीं काफ़ी समय तक, और बाद में कुछ ऐसी इवेंट्स हुए जिनकी वजह से उन्होंने फिर हिंदूनिष्ठों को उठाना शुरू किया। तीसरे थे कालबुर्गी, जिनकी हत्या बेंगलोर में हुई थी, और ये लिंगायत जो कम्युनिटी है उसके ऊपर लेख लिखते थे। उनके जो वचन हैं उनका अनुवाद करते थे और उनको छापते थे, और इनको उस समय की सरकार ने काफ़ी उपाधियां भी दी हुई थी। और लेकिन जो लिंगायत समाज था वो उनके विचारों के सख्त विरुद्ध था, वो उनसे सहमति में नहीं था, और इतनी उनको इन ये जो कह रहे थे उससे दिक्कत थी कि उनको बाकायदा जाम की धमकियां भी मिली थी, और उनको लिंगायत मठों में बुलाकर उनको बोला गया था कि तुमने ये जो बकवास लिखा है इसको वापस लो, नहीं तो हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने वो उस किताब को वापस भी लिया था और ये भी वादा किया था कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लिखूंगा इसके बाद। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया। एक दिन वो घर पे थे, ये 2015 की बात है, और सुबह उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला और उनको 2 लोगों ने गोली मारी और निकल गए। 2017 में एक जर्नलिस्ट है गौरी लंकेश, उनका नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था बाद में। जीते जी उनका नाम प्रसिद्ध नहीं था, मरने के बाद उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो ये प्रॉपरली नक्सल से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं, क्योंकि इनके नक्सलाइट से बहुत गहरे संबंध थे। इतने गहरे संबंध थे जो सरकार को भी मालूम थे कि वहाँ पे सिद्धारमैया जी की सरकार ने उनको बाकायदा लगा दिया कि आप 2-4 नक्सलियों को सरेंडर तो करवाइए कम से कम। और जो दिन पे इनकी हत्या होती है वो दिन पे 2 ट्वीट करते हैं कि हम सभी कॉमरेड को आपस में मिल के रहना चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, और हमारे जो कॉमन एनिमी है उस पर फोकस करना चाहिए। कॉमन एनिमी यानी हम सब जो यहाँ बैठे हैं। उसी दिन शाम को उनकी हत्या हो जाती है। वो घर पे पहुँचते हैं वापस, और एक आदमी आता है उनके पास में से भाग के, उनको गोली मारता है और निकल जाता है। अब ये 4 हत्याएं हैं 4 वर्ष के अंतराल में। ये कोई एक के बाद एक ऐसे नहीं हुआ है, ये 4 वर्ष। इन 4 वर्षों में 150 से ज़्यादा हिंदू एक्टिविस्ट जो है उनकी हत्या हुई है, 150 से ज़्यादा। यहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग है, आप समझिए कि 4 लोग की हत्या एक साजिश है, और जहाँ पर 150 लोग मरते हैं ना, आप उनको बोल देते हैं ये कम्युनल वायलेंस है। अब हम पॉइंट पे आते हैं। ये किताब लिखने के लिए मैंने 10-10 हज़ार पेज के चार्जशीट्स पढ़े, जैसे इन्होंने बताया अभी। इसमें अनेक दूसरे जजमेंट्स हैं जो हमको पढ़ने पड़े समझने के लिए कि ये सब मैटर आ कहाँ से रहे हैं। उसके बाद में हज़ारों न्यूज़पेपर आर्टिकल हमने पढ़े और सबको फिर कंपाइल करना शुरू किया। लॉकडाउन कार्य के दौरान लगभग मैंने ये किताब को कंपाइल किया था, और उसके बाद में 1 साल तक इसका पॉलिशिंग चलता गया। तो मैं ये जांच को मानूंगा कि ये इसका नाम डायरी ऑफ रूइंड इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये बर्बाद जांच है।
ये जांच जो है ये पूरी तरह से बर्बाद किस्म की है। और ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसका पहले दिन से किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया कि किसने एक्चुअली मर्डर किए हैं ये जानने के लिए। इसका राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग किया गया है। यानी जीते जी तो ये लोग वामपंथी थे ही, और इनका जो उपयोग करना है वामपंथियों को वो कर रहे थे। इनके मरने के बाद भी इनका पॉलिटिक्स के लिए उपयोग किया गया, ना कि ये जानने के लिए कि एक्चुअली इनकी हत्या की किसने है। इनके खिलाफ जो हिंदुत्वनिष्ठों को गिरफ्तार किया गया है वो इतने भद्दे वजहों से गिरफ्तार किया गया है कि हम जब सुनेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। इनके लिए जो लगातार जो मैंने बताया कहानियाँ बदलती जाती हैं। आज छपता है कि हमने हथियार बरामद कर दिया है, कल छपता है कि हमको हथियार मिला नहीं है, तीसरे दिन पे मिलता है कि हमने समुंदर के अंदर से ढूंढ लिया है। हम देखेंगे ये सब चीज़ें कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ। दाभोलकर हत्या में जब उनकी हत्या होती है उसी दिन 2 लोग गिरफ्तार होते हैं, और उनके वो अननोन आर्म्स डीलर हैं वो दोनों लोग, और वो अनरिलेटेड केस में, उस केस में नहीं गिरफ्तार होते हैं, दूसरे कोई केस में गिरफ्तार होते हैं। कुछ महीनों के बाद ऐसे फॉरेंसिक्स को मालूम पड़ता है कि इनके पास जो हथियार मिला है वही हथियार है या हो सकता है जिससे दाभोलकर की हत्या हुई थी। अब आपके पास में 2 लोग गिरफ्तार हैं, आपके पास में जो वेपन है वो भी है, लेकिन आप इन लोगों को चार्जशीट करते नहीं हैं। आप ये दोनों लोगों को छोड़ देते हैं, और अब 2 ऐसे हिंदुनिष्ठ कार्यकर्ताओं का नाम लेते हैं जो ऑलरेडी 5 साल में दूसरे कोई केस से मिसिंग है, और के बोल देते हैं कि ये दोनों ने खून किया है। वो दोनों कहाँ हैं हमको नहीं मालूम। वो दोनों को आपने पिछली बार कब देखा था? 2008 में, और अब 2015 में आप उनको चार्जशीट कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी 5-7 साल से लापता हैं, जिनका आपका कोई अता पता नहीं। तो जाहिर है आप ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं जिनको आपको मालूम है जो मिलने नहीं वाले हैं। ठीक, अब इनको चार्जशीट भी कर दिया जाता है, यानी आपकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है और आपने प्रूव कर दिया कि यही 2 लोग हैं। लेकिन और 2 साल के बाद में आप दूसरे 2 लोगों का नाम लेते हैं जो ये 2 नहीं हैं, और बोलते हैं नहीं वो दोनों ने नहीं किया था और ये दोनों ने किया है, क्योंकि अभी ये हमारे हाथ में लगे हैं, है ना। और ये दोनों लोग भी कोई अनरिलेटेड केस में अरेस्ट हुए हुए लोग हैं। ये दोनों लोग भी जो हैं ये उस केस में गिरफ्तार नहीं हुए, ये कोई और केस में गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए थे, उस केस में गिरफ्तार हुए हैं। ये केस में तो गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, और आपने उनको उठा के उनको चार्जशीट कर दिया कि हाँ ये दोनों थे। फिर आप कहते हैं कि जो बंदूक है वो हमने, ये जो आदमी है जो जिनको हमने गिरफ्तार किया है, इनके पास से जो बंदूक मिला है वो उन्होंने बंदूक जो है वो समुंदर में थाने की खाड़ी में उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब आप ये समझिए, एक तरफ से आप कहते हैं कि हथियार हमारे पास में पड़े हैं, दूसरे तरफ से आप कहते हैं कि जो हथियार हैं वो पुणे में छोड़ दिए गए थे, जो पहले चार्जशीट में कहा गया। तीसरी तरफ से आप कहते हैं कि हथियार तोड़कर समुंदर में फेंक दिए गए हैं। कितने हथियार थे? और इसके बाद जो होता है वो तो और भी अचंभे वाली बात है कि वो बोलते हैं नहीं, हम समुंदर है ना, जो हथियार फेंके थे ना समुंदर में 6 साल पहले, तो हम समुंदर में कूदेंगे और जो उसके टुकड़े हैं ना वो हम जमा करके निकालेंगे हथियार के, और हमको परमिशन दीजिए। इसके पीछे 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, नॉर्वे से डाइवर बुलाए जाते हैं, और वो कूदते हैं, कई महीने ढूंढते हैं, उसके बाद में वो एक हथियार निकालते हैं पानी में से, जो साबुत हथियार है। यानी पानी के नीचे जो हथियार को टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया था वो 1 पीस में मिला है। यानी क्या मच्छियों ने उसको ज्वाइन किया? जाहिर है ये वेपन को भेजा जाता है, और ये सब जानबूझ के किया गया है, क्योंकि ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है। उनको मालूम है ये कोई हथियार नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन उनको जितने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है उनको जितना ज़्यादा समय हम खींच के जेल में रख सकें, उनके पीछे जितना ज़्यादा समय नैरेटिव चला सकें, इसलिए ये सब किया गया है। ना कि उन्होंने किया है और इनको खोदना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर एक दिन जब ये बोलते हैं कि नहीं हम अब तक ढूंढ रहे हैं, उनको 1 तारीख मिलती है, 1 तारीख मिलती है, यानी और 6 महीना हमारा कार्यकर्ता अंदर है। ये आपको चित्र दिख रहे हैं? ये पहले 2 जो फोटो हैं, ये पहले चार्जशीट में जब भी उनका दाभोलकर का हत्या हुआ था, तो ये 2 लोगों का स्केच बनाया था जो आई विटनेस थे थोड़े बहुत, जो वहाँ पर उस समय, उनके बिना पर ये लोग का स्केच बनाया था, ये 2 लोगों का 2013 में पुणे पुलिस ने बनाया था। अभी आप
ये सोचिए कि चेहरे कैसे बदलते हैं लोगों के जिनको आप इम्प्लिकेट करना चाहते हैं। ये दूसरे जो 2 चित्र हैं ये सीबीआई ने बनाए हुए चित्र हैं, उन्हीं वकीलों के, उन्हीं जो विटनेसेस हैं उनके बिना पर। ये क्या दोनों सेम दिखते हैं आपको? इनकी ना शक्ल सेम है, ना इनकी सूरत सेम है, ना इनका कुछ भी इनके बारे में सेम नहीं है। क्यों आपने दूसरे 2 चित्र बनाए? आपके जो उस समय का इमीडिएट रिकॉल, अब इमीडिएट डॉक्टरी में हम कहते हैं जो इमीडिएट रिकॉल, यानी अगर मेरे साथ में कोई घटना अभी हुई है तो मुझे सबसे ज़्यादा जो याद रहेगा वो अभी याद रहेगा। आप मुझे 2 साल 3 साल बाद पूछेंगे तो मुझे कोई बराबर, उस समय तो थोड़ा मेमोरी फेड हो जाती है ना, उस समय के उतना याद नहीं रहता है। तो आप वापस उस समय 2-3 साल बाद वापस चित्र बनवाते हैं और उसके ऑब्वियसली चित्र अलग आएंगे, है ना। तो आप अपने हिसाब से बना के लेते हैं क्योंकि आपको जो लोग आप टारगेट कर रहे हैं वो ऐसे दिखते हैं, ये वजह है। अभी आप देखिए, पहले जो नाम है, जो 2 लोग पहले कॉलम में 2 नाम हैं, जो मनीष नागौरी, विकास खंडेलवाल, ये दोनों लोग जिनसे वेपन बरामद हुआ है, ये 2 लोग हैं। दूसरा जो नाम है सारंग अकोलकर और विनय पवार, ये दोनों लोग हैं जो कभी मिले नहीं। इनको 2016 में इनके ऊपर चार्जशीट दाखिल होती है। और मेरे ईएनटी सर्जन डॉक्टर हैं वीरेंद्र तावड़े जी, जो साधक हैं अपने सनातन के, उनको उठा के इस केस में अंदर डाल दिया जाता है, उनको मास्टरमाइंड बोल के। और उनके खिलाफ भी कोई भी सबूत नहीं है। उनके खिलाफ वो ढूंढते हैं जाकर पुराने ईमेल, और 2007 का एक ईमेल उनको मिलता है जब भी दाभोलकर कम्युनल, ये जो एंटी सुपरस्टिशन बिल आप सभी जानते होंगे, अंधश्रद्धा निर्मूलन बिल था, जो वो बिल को जो वो दाभोलकर पुश कर रहे थे, वो बिल के खिलाफ एजिटेशन का एक ईमेल ढूंढते हैं जो 6-7 साल पहले का है, और बोलते हैं कि देखो ये उसको ट्रैक कर रहा था, इसके लिए ये मास्टरमाइंड है। और वो उसमें क्या लिखा है ईमेल में? सिर्फ इतना लिखा है कि ये कम्युनल, ये जो एंटी सुपरस्टिशन बिल है ये आने वाला है और हम इस बिल का विरोध करना है, तो ये जो गतिविधियाँ चल रही है इस बिल के खिलाफ, उस पर हमको थोड़ी निगरानी रखनी है। ये ईमेल पे आप आदमी को गिरफ्तार करते हैं और वो बेचारे आज भी जेल में हैं। इसको एविडेंस बोलते हैं। इसके बाद में जो 2 लोग को आप नाम देते हैं वो फिर दूसरे 2 हिंदुत्वनिष्ठ हैं, और ये दोनों को भी आप बाद में बोलते हैं कि नहीं ये नहीं थे। और फिर वापस से उसी साल में आप अनरिलेटेड केस में, जैसे मैंने बताया, 2 लोग अरेस्ट होते हैं, आप उनको उठा के चार्जशीट कर देते हैं, उनको मार पीट के उनसे ज़बरन बुलवाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किया है, जो कि कोर्ट में जाते से ही जो सचिन और कालस्कर जी हैं, उन्होंने कह दिया कि ये हमसे ज़बरन बुलाया जा रहा है, जो भी है, हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस तरीके से हिंदुत्वनिष्ठों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप इम्प्लिकेट कीजिए किसी न किसी को। फिर पानसारे हत्याकांड में आप देखिए, फिर वीरेंद्र तावड़े जी का नाम इसमें डाल दिया गया है। और किस बिना पे डाल दिया गया है? ऐसे ही जो फ्रिविलस बोल सकते हैं एविडेंस है, उसके बेसिस पर एक आदमी की विटनेस टेस्टिमनी है, जिन्होंने कहा कि हमारे लोगों को घर में रखने के लिए बोला था इसने, और 2 लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि घर में रखें। वो भी झूठा है क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जो आदमी का स्टेटमेंट है, वो आदमी के ऊपर संस्था खुद काम कर रही है उसको जेल भेजने के लिए, क्योंकि उसने मंदिर के पैसे के पीछे कुछ किया था घपला। उसके खिलाफ खुद सनातन संस्था केस कर रही है, और ये बोलते हैं कि उनसे मदद मांगने के लिए गए थे, और उनके बेसिस, उनको जो एविडेंस दिया उनके बेसिस पर इनको आप अरेस्ट कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि अगर मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर रहा हूँ तो क्या आप मेरी मदद लेने आएंगे? यानी आपने ऐसे लोग ढूंढे हैं जो मालूम है कि नोन पर्सन है, जो अपोनेंट है, और फिर आप उसको यूज़ करके इनको केस में अंदर डाल रहे हैं। और इनको तो बाकायदा जब इस केस में बेल मिली तो जज ने लिखा है कि इनके खिलाफ कुछ भी सबूत है क्या? NO, नो। इसमें जो दूसरे मर्डरर्स हैं जिनका नाम लिया गया है, हम मर्डरर नहीं कहेंगे उनको क्योंकि वो नहीं है, और आज दिन तक ये नहीं मालूम है कि एक्चुअली खून किया किसने है। इसमें ये केस में भी उनको कोई मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने वही 2 नाम डाल दिए वापस से, सारंग अकोलकर, विनय पवार, क्योंकि ये केस में भी उनको मालूम था कि ये कोई मिल नहीं रहा है। चलो इन्हीं दोनों का, ये तो ऑलरेडी हमने नाम एक केस में डाला हुआ है, हमको दिखाना भी है कि जुड़े हुए हैं, तो उनका ही नाम इसमें भी डाल दिया।
अब मुश्किल उनके लिए यहाँ पर आ गई कि जो विटनेस हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जो स्केच है वो ये पर्सन से मैच नहीं होते। फिर जो एक तीसरे बंदे थे वो भी सनातन संस्था के साधिक थे, समीर गायकवाड़, उनको गिरफ्तार किया जाता है 2016 में, सिर्फ ये बोलने के लिए, और वो भी फ़ोन पे, उनके फ़ोन टैप करके। आप सोचिए कि हिंदुत्वनिष्ठों के फ़ोन टैप होते हैं सरकार के द्वारा, और उसमें जो भी आप बोल रहे हैं वो आपके खिलाफ कभी कोर्ट में यूज़ हो सकता है। अभी समीर गायकवाड़ अपने कोई मित्र से बात कर रहे थे, बात करते करते उन्होंने बोल दिया कि पंसारे का हो गया, वागले का क्या कह रहे। ये स्टेटमेंट के बेसिस पर उनको उठा के चार्जशीट किया गया है। जो आप और आपके मित्र बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर सकता है कुछ भी, ज़रूरी है कि वो उसका, आप ये स्टेटमेंट, आप कितना डेस्परेट होंगे जो ऐसे स्टेटमेंट को उठा के आप किसी को चार्जशीट करते हैं कि इन्होंने खून किया है। और चार्जशीट होने के बाद में सरकार खड़े रह के बोलती है कि नहीं, एक्चुअली हमसे गलती हो गई है, क्योंकि वो तो जब मर्डर तो कोल्हापुर में हुआ था और जब मर्डर हुआ वो तो थाने में था। अब चार्जशीट हो गई है यानी केस इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है। आप सोचिए, यानी आपके पास में एविडेंस है कोर्ट में ले जाने के लिए, ट्रायल के लिए। उस समय पर आप बोलते हैं नहीं, ये नहीं था, चार्जशीट होने के बाद। ये बड़े ज़रूरी सवाल हैं पूछने हमारे लिए, क्योंकि ये सब, जैसे मैंने बताया, हम सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं। ये गरीब तबके के लोग हैं, कोई बहुत ये नहीं एकदम मामूली काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। उनको इस तरीके से कोई उठा के अंदर डालते जाए जेल में, कोई छोटे मोटे रैंडम स्टेटमेंट्स के लिए या कोई एकदम ट्रिवियल चीज़ों के लिए उठा के, या कोई भी वजह नहीं हो। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं आपके मित्र के साथ में, उसने आप कुछ बोलते हैं मित्र आपस में कुछ भी उल्टा सीधा, उसके बेसिस पे आप किसी को उठा के अंदर डाल देंगे मर्डर केस में। अभी गौरी लंकेश केस में भी यही हुआ है। आप देखिए, जब गौरी लंकेश का मर्डर हुआ तो उसका 2 लोग आए मोटरसाइकिल पर, एक आदमी उतरा, उनको धक्का मारा, गोली मारी, निकल गया। वो जो आदमी था उसने हेलमेट पहना हुआ था, और रात के समय मर्डर हुआ जब कोई लाइट नहीं थी उस सड़क पर। अब एक तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि उस समय लाइट क्यों नहीं थी और उसी समय मर्डर क्यों हुआ। क्या कहीं पे कोई मिला हुआ था उनका भी? लेकिन अचंभे की बात यह है ना कि उन्होंने 3 स्केचेस भी बनाए हैं हेलमेट वाले इंसान के बावजूद, और भी मोटरसाइकिल पर लोग 2, खूनी 1, वो भी रात में, वो भी हेलमेट पहना हुआ, 3-3 स्केच बने हुए हैं कि ये देखो ये 3 लोग हैं, जो हमको शक है कि ये 3 लोग हैं। और जब चार्जशीट फाइल होती है तब और 4 स्केच निकलते हैं। वो दूसरा फोटो देखिए, क्या ये पहला फोटो दूसरा फोटो सेम लगता है आपको? अब आपके पास में 7-7 स्केच हैं हेलमेट पहने हुए आदमी के। 18 है ना कार्यकर्ता हमारे जो गिरफ्तार है उस केस में, 18 लोगों को गिरफ्तारी की हुई है, और वो भी अनरिलेटेड केसेस से कनेक्टेड लोगों को उठा के गिरफ्तार किया गया है, जिनका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई बंगाल में रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र के गांव में रहने वाला है, उन सबको आप गिरफ्तार करके डाल दिया है अंदर, ये बोल के कि ये सब की कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि आपको दिखाना है कि ये सब केसेस जुड़े हुए हैं, ना कि आपको चाहिए कि आपको मालूम पड़े कि ये एक्चुअली खून हुआ किसने। हम कोई भी खून के पक्ष में तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम इस पक्ष में तो है कि कम से कम एक जो इन्वेस्टिगेशन हो वो ऑनेस्ट हो। इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? परशुराम जी को अंदर डाला हुआ है केस में। इनका सिर्फ एक गुना था कि इनके जैसा दिखने वाला आदमी गौरी लंकेश के घर के बाहर से गया था उस दिन। ये भी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता, इनके जैसा दिखने वाला आदमी उनके घर के पास में से मोटरसाइकिल पर गुजरा, उनको उठा के अंदर डाल दिया है। अभी मैंने आपको बताया जो आई विटनेसेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं हम कहते हैं, तो आई विटनेसेस एक जो है एक बार एक आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, उनके बेसिस पे स्केच भी बनता है। फिर जब दूसरे स्केच बनते हैं तो बोलते हैं हाँ यही 2 लोग थे। जब तीसरे 2 लोग अरेस्ट होते हैं तो वही विटनेस फिर आके बोलते हैं कि हाँ यही लोग थे। आप सोचिए कि आई विटनेस की क्या क्रेडिबिलिटी है।
जो हम क्रेडिबिलिटी कहते हैं ना कि इस पे भरोसा किया जा सकता है क्या, कि वो दो अलग अलग सेट के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं 3 बार। क्या क्रेडिबिलिटी है ऐसे लोगों के बेसिस, अब जिनके बेसिस पे ये सब केस बना रहे हो। ना सिर्फ ये, इवन जो स्टोरी है वो भी बदलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उजागर किए हैं किताब में, तो मैं आप चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ के देखें कि एग्जैक्टली ये चक्कर है क्या और किस तरीके से और कौन से केसेस के बिना पर अब ये सब जो आता है। मूल बात है, ये सब केसेस सनातन को पहले से टारगेट क्यों किया जा रहा था, क्योंकि सनातन जैसे हम यहाँ पर हैं, हम एक से एक जोड़ने वाले लोग हैं। जैसे है ना, सनातन संस्था लोगों को साथ में लाके जोड़ती है। जैसे यहाँ पर हम इस मंच पे हैं, पूरे देश भर से एक्टिविस्ट आए हैं, बैठे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो जब कोई संस्था दूसरे लोगों को साथ में जोड़ के काम करने की बातें करना चालू करती है तो वो टारगेट पे आ जाती है। और ये सब जो है, ये जो हिंदू टेरर नैरेटिव से जुड़ी हुई स्टोरीज है। मैं आपको बता रहा था कि हमारे 15 कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय 18 कार्यकर्ता जो हैं वो गौरी लंकेश केस में जेल में है, और इनमें से 15 लोगों के 15 जो लोग हैं उनके वॉलंटरी स्टेटमेंट मारपीट के निकलवाए गए कि हाँ हम इसमें इन्वॉल्व हैं। 3 लोग ने तो मना कर दिया कि तुम मारो पीटो कुछ भी करो, हम तो कोई चीज़ पे साइन नहीं करने वाले हैं। तो उनका बिना साइन का स्टेटमेंट लगा दिया गया है चार्जशीट में कि हाँ इसने ऐसे बोला। मतलब आपने अपने मन की मनगढ़ंत कहानी बना दी, आपने लिख दिया और बोल दिया कि देखो ये साइन नहीं करा लेकिन इसी का है। क्योंकि आपको नैरेटिव बिल्डिंग करना है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो किताब में मैंने लिखे हैं बातें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूर इसको देखिए। क्योंकि इसमें कोई भी केस में लोगों को ये नहीं चाहिए, जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं उनको ये नहीं चाहिए कि उनको मालूम पड़े कि एक्चुअली खून किया किसने है। उनको सिर्फ ये दिखाना है कि देखो जो हिंदुत्वनिष्ठ हैं वो खूनी हैं, कातिल हैं, वो टेररिस्ट हैं। और ये मैं आपको बता रहा था कि जो ये केसेस जो चल रहे हैं ये सब आप घूम फिर के जाएंगे तो ये 2008-2009 का जो हिंदू टेरर नैरेटिव था, जहाँ पर मालेगांव केसेस में भी हुआ और बाकी सब जगह पर भी हुआ, ये उसी से सब जुड़ के शुरू होता है और वहीं से ये सब शुरू होता है। जब आप वापस जाएंगे हिस्ट्री में तो आप देखेंगे कि ये सब जो चीज़ें हैं ये वहीं से ओरिजिनेट हुई हैं। जो पहले केसेस सनातन के ऊपर किए थे जिसमें उनके ऊपर टेरर चार्ज लगाने की कोशिश की गई थी, वो भी हेमंत करकरे ने ही किया था। और वो चार्जेस से सनातन को बाकायदा पूरी तरह से बरी किया गया था, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने गिरफ्तार करके टेररिस्ट चार्ज पे लगाए थे उन सब के खिलाफ चार्जेस खंडन किए गए, कोर्ट में खंडित हो गए, कोर्ट में रिजेक्ट हो गए चार्जेस। और गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको आगे वाले कोर्ट में लेके जा सके। तो ये सब जो है ये नया नहीं है, ये सब प्लान तरीके से किया गया है। ये सब एक संस्था को और हमारे जितने भी हिंदुनिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट करने के लिए डेलिबरेटली जानबूझ के किया गया है। अभी मैं लास्ट पार्ट पे आऊँगा कि अगर आप हैं, आपका वकील है, आपको उठा के किसी ने अंदर डाल दिया है जेल में, आपका वकील आपके बिना पर लड़ रहा है कोर्ट में, अब जो एजेंसी है ना वो आपके वकील को भी उठा के अंदर डाल देती है कि आप लड़ रहे हैं इसके लिए, आप इससे जुड़े हुए हैं और आप भी जो कॉन्स्पिरेसी है उसका भाग है, आपको भी हम उठा के अंदर डाल देते हैं जेल में। संजीव पुंडलिकर जी 40 दिन से ज़्यादा लॉकअप में थे अंदर जेल में, क्योंकि वो जहाँ पर भी हिंदुनिष्ठ लोग हैं, जहाँ पर अरेस्ट होते हैं या कुछ तकलीफ में आते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं। वीरेंद्र जी भी लड़ते हैं और उमाशंकर जी भी लड़ते हैं। तो आप सोचिए कि जो भी हिंदुनिष्ठ कार्यकर्ता के लिए केसेस लड़ने वाले लोग हैं उनको भी आप उठा के अंदर डाल देते हैं, ये बोल के कि नहीं आप सोचिए इसका लीगल सिस्टम के ऊपर कितना बड़ा फॉल आउट है। क्योंकि आप सोचिए कि कल को कोई केस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है और गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि ये केस चले, तो लॉयर को उठा के अंदर डाल देगी सीधा कि हम तुमको भी उठा के अक्यूज बना देते हैं। इसका कितना बड़ा फॉल आउट है इस सिस्टम के ऊपर, बहुत बड़ा फॉल आउट है।
आप सोचिए कि आप सोच सकते हैं कि ये सब जो प्रशांत भूषण है, कपिल सिब्बल है, वो जाके टेररिस्ट लोगों को बाकायदा उनकी मदद करते हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ ये देते हैं, नक्सलवादियों को सपोर्ट देते हैं, और उनको अगर आप कोई नक्सल का चार्ज लगा दें कि ये इसका नक्सल का कोलैबोरेटर है, उठा के अंदर डाल दें तो क्या होगा? और यहाँ पर 40 दिन से ज़्यादा कुलनिकर जी अरेस्टेड थे, बाद में बेल पर निकले, और नैरेटिव सिर्फ यही चला कि उनको अक्यूज बनाए क्योंकि उनका लिंक है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये प्रश्न जो है ये कोई नहीं पूछ रहा था कि आप जो वकील हैं उस केस के, आप उनको अंदर डाल कैसे सकते हैं? जो बोला गया है वही बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, यही बात है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या मुझे मालूम है किसने मारा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है किसने मारा है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि जो लोग को आप गिरफ्तार करके जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ आपके पास में कोई भी किस्म का सबूत नहीं है, और आप एक नैरेटिव चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये जानने के लिए नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्ते।